Good morning, dear students. Today I will teach you the first chapter of Hindi language, script and grammar, जिसको हम हिंदी में भाषा, लिपि और व्याकरण कहते हैं। तो भाषा क्या है बच्चों? जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का और समझने का एक माध्यम है, साधन है। कुछ भाषा को हम बोलते हैं सिर्फ, और दूसरे की भाषा को हम सुनते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और कुछ भाषाओं को हम बोलते नहीं हैं, सिर्फ लिपिबद्ध तरीके से लिखते हैं, इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार आप जानते हैं, आप सभी इसके पहले की भी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। तो आज भाषा के बारे में विस्तृत वर्णन आपके प्रथम चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगी। भाषा क्या है? आप सभी अपनी अपनी पुस्तक लेके तैयार हो जाइए और पेज नंबर 7, आप अपने पुस्तक का पेज नंबर 7 खोलिए। भाषा, जल्दी करो, शताब्दी ट्रेन के छूटने का समय हो गया है, हरी बत्ती जल गई है, गार्ड भी हरी झंडी दिखा रहा है, अब तो सीटी भी बज गई, लोग गाड़ी धीरे धीरे सरकने ही लगी है। इस वर्णन में सिग्नल की बत्ती का हरा होना, हरी झंडी दिखाना, सीटी का बजना, ये सभी संकेत हैं। इन सभी संकेतों का कुछ न कुछ अर्थ होता है। ये सभी रेलगाड़ी की चलने की तैयारी की सूचना देते हैं। जैसे कुछ भाषाएं होती हैं जो संकेत, आप भी जब भी ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो आपने देखा होगा सिग्नल जब होता है तो ट्रेन के कौन से सिग्नल पे रुकने का संकेत होता है, कौन से सिग्नल पे जाने का संकेत होता है। ठीक इसी तरह आप जब भी रोड क्रॉस करते होंगे तो आपने रोड पे भी ग्रीन लाइट, रेड लाइट और एरो के सिंबल राइट लेफ्ट के दिखते हैं। तो ये सब क्या है? सांकेतिक भाषा है, जिन्हें ना हम बोलते हैं ना हम लिखते हैं। इन भाषा को हम संकेतों के माध्यम से ही समझ जाते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना और कहना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए अपने मन के भाव और विचारों का परस्पर आदान प्रदान करना पड़ता है। अब इस उदाहरण को देखिए। अध्यापिका ने कक्षा में अशोक का शास्त्र त्याग एकांकी पढ़कर सुनाई। बच्चों ने इसे ध्यानपूर्वक सुना, फिर बच्चों ने इस एकांकी का अभिनय किया तथा संवादों का उच्चारण किया। इसके बाद अध्यापिका ने एकांकी का सार लिखने को कहा। अध्यापिका ने बच्चों द्वारा लिखे उत्तर पढ़े और उनकी जांच की। इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ? इस पूरी प्रक्रिया में अध्यापिका ने कुछ कहा, बच्चों ने इसको सुना, बच्चों ने उसको लिखा। तो ये सब भाषा के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव और विचारों को आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है? किसी भी चीज को बोलकर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान, अर्थात अपने विचार आपके सामने व्यक्त करना और आपके विचारों को हम समझें, इसी का नाम भाषा है। भाषा की यही परिभाषा है। इसके कितने रूप होते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक का मतलब जैसा कि सुनने से यह स्पष्ट हो रहा है, यानी बोलना, कहना। और लिखित का मतलब होता है कुछ भी लिख करके व्यक्त करना। भाषा के विविध रूप। मातृभाषा, यह भाषा का वह रूप है जिसे बालक अपनी माँ तथा अपने परिवार में सीखता है। तमिलनाडु में तमिल परिवार में पढ़ने बड़े बच्चे की मातृभाषा तमिल होती है। बोली, भाषा का वह रूप जिसे किसी सीमित क्षेत्र में अल्प विकसित भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोली प्रायः बोलने तक ही सीमित रहती है। बोली को लिखते नहीं, ये सिर्फ बोली जाती है। जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा बोली जाती है। मथुरा में ब्रज बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, ग्रामीण इलाकों में लोग भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या है? बोली है। भारत की अनेक बोलियां जैसे ब्रज, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेली इत्यादि। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा आपको पता है कि हिंदी हमारी एक राष्ट्रभाषा है, जिसे राजभाषा का दर्जा हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। वैसे तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, परंतु हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा, जिस भाषा में सरकारी काम काज किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, हिंदी हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। यह बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, किस संविधान के किस, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये देखिए आप, 343 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। इसे 14 सितंबर 1949 में स्वीकार किया गया था। इसलिए इस दिन को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की स्वीकृत भारत की 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं को आपको याद करना होगा कि कौन कौन सी भाषाएं हैं।
हमारे भारतीय संविधान में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। विश्व की कुछ प्रमुख प्रसिद्ध भाषाएं अंग्रेजी, जैसा कि भारत में हमारे हिंदी के बाद दूसरा स्थान अंग्रेजी को प्राप्त है। बहुत से जगहों पर सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है हिंदी के साथ साथ। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, इतावली, हंगेरियन, स्पेनिश, पुर्तगाली, डच, चीनी, जापानी, थाई, अरबी, तुर्की एंड फारसी। लिपि क्या है? लिपि अपनी भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। भाषा के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। अर्थात जैसे अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे पंजाबी को हम गुरमुखी लिपि में लिखते हैं और हिंदी को हम देवनागरी में लिखते हैं। मराठी को भी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी को हम रोमन लिपि में लिखते हैं। उर्दू को हम फारसी लिपि में लिखते हैं। मराठी को भी हम देवनागरी में लिखते हैं। बांग्ला को भी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग बच्चों लिपियाँ होती हैं। ऐसा नहीं कि हम राजस्थानी भाषा को गुरमुखी में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं जो कि आपको एक क्रमबद्ध तरीके से याद करना होगा। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, किंतु सामान्यतः प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि निश्चित। वैसे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन हर एक भाषा की एक लिपि निश्चित होती है। भारत की अनेक भाषाएं हैं: हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली और देवनागरी लिपि। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, इतावली आदि भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू फारसी लिपि में तथा पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। अब मैंने जैसा कि आपको भाषा बताया, भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, हिंदी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी होगी। अब इसके बाद हम आते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से बोलना, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। अगर बच्चों आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो आप कोई भी भाषा को शुद्ध तरीके से नहीं लिख सकते। जैसे कहावत है ना कि किसी की बोली से ही स्पष्ट होता है कि वो व्यक्ति कितना शिक्षित है, उसके पास कितना ज्ञान है। जैसे अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो कोई भी साहित्य, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो उर्दू हो, अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आप कोई भी साहित्य अच्छे से नहीं पढ़ सकते। इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है। जैसे मानिए व्याकरण के अंतर्गत लिंग है, वचन है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप उसको अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा को शुद्ध तरीके से बोलना और लिखने का ज्ञान कराता है। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। हम कक्षा 6 में पढ़ता है। अब देखिए ये वाक्य थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना। हम यानी प्लूरल की बात हो रही है, यानी बहुवचन की बात हो रही है, यानी ढेर सारे लोगों की बात हो रही है, परंतु इसमें क्रिया क्या है? क्रिया एक वचन में है। हम कक्षा 6 में पढ़ता है, ये सेंटेंस शुद्ध है? नहीं ना, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, अर्थात अशुद्ध है। हम कक्षा 6 में पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता बहुवचन में होगा तो क्रिया भी सदैव बहुवचन में ही होगी। हम क्या है? बहुवचन है और पढ़ता है एक वचन, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? हम कक्षा 6 में पढ़ते हैं। हम खाना खा लिए हैं। तुम तुम्हारे घर चला जाओ। तो ये सब थोड़ा सा सुनने में अटपटा सा लग रहा है ना। तुम तुम्हारे घर चला जाओ, तुम के साथ तुम्हारे आएगा, तुम अपने घर चले जाओ। चला जाओ की जगह चले जाओ। हम खाना खा लिए हैं, हम खाना खा चुके हैं, या मैं खाना खा लिया हूँ। ये इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मैं खाना खा लिया हूँ। इन तीनों वाक्यों को हम अशुद्ध कहेंगे। इनके शुद्ध होने का ज्ञान व्याकरण ही कराता है। शुद्ध रूप में ये वाक्य इस प्रकार होंगे, जैसे मैं कक्षा 6 में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ, हमने खाना खा लिया है, तुम अपने घर चले जाओ। भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप की पहचान करने में व्याकरण हमारी सहायता करता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ये आपको याद करना होगा, अच्छे से समझ लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। कई वर्णों के समूह से ही भाषा का निर्माण होता है। अक्षरों और वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं, इन्हीं शब्दों को हम वाक्य कहते हैं। इसी आधार पर व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं।
आगे आगामी कक्षा में भी आपको व्याकरण विस्तृत रूप से पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए व्याकरण क्या है, व्याकरण की क्या परिभाषा है, इसके कितने अंग हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। तो व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। इनके विषय में हम अगले अध्याय में विस्तार से जानेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको भाषा और व्याकरण समझाया। भाषा क्या है मैंने आपको बताया, भाषा के कितने रूप होते हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, भारत की मुख्य भाषाओं की कौन कौन सी लिपियाँ होती हैं, ये सब में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा। व्याकरण क्या है? व्याकरण शुद्ध और अशुद्ध रूप से व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध रूप से लिखने का एक तरीका है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। थैंक यू।